अर्नब और सुरभि एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अर्नब सुरभि को देखकर कहता है, दी आप यहीं पर खाओगे या हम घर के लिए पैक करवा लें? सुरभि कहती है, नहीं, घर के लिए पैक करवा लो, हम घर चलकर आराम से खाएंगे। अर्नब कहता है, ठीक है, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी पैक करवा कर लाता हूँ। सुरभि वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है और अर्नब काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। सुरभि चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नज़रें विष्णु पर ठहर जाती हैं। विष्णु को देखते ही सुरभि का दिल जोर से धड़क उठा। कितने दिन हो गए थे वो विष्णु से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। ना उसे देख पाई थी, ना उससे बात कर पाई थी। आज पूरे 1 महीने बाद विष्णु को अपने सामने बैठा देख सुरभि का दिल खिल गया था। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़रें विष्णु के सामने बैठी रोहानिका पर ठहर जाती हैं। इसके साथ ही उसके कदम भी रुक जाते हैं। विष्णु रोहानिका से बातें करने में पूरी तरह से बिजी था। यह देखकर न जाने क्यों सुरभि को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें पहुंचते हुए वो खुद से कहती है, शायद इसीलिए आपने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ा मेरे घर छोड़कर जाने से, क्योंकि अब आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। विष्णु और रोहानिका की मीटिंग ख़त्म होती है। रोहानिका विष्णु से हाथ मिलाती है और कहती है, ओके मिस्टर त्रिपाठी, बाकी का डिस्कशन हम कल ऑफिस में मिलकर करते हैं। मैं कल टाइम पर आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। हम पूरी टीम से भी इस बारे में बात करेंगे। विष्णु कहता है, ओके, नाइस टू मीट यू। रोहानिका अपनी चेयर से उठती है। विष्णु भी अपनी चेयर से उठता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद रोहानिका वहाँ से जाने को मुड़ती है कि उसकी ऊंची हील्स के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। यह सच में हुआ था या रूहानिका ने जानबूझकर किया था, यह सिर्फ रूहानिका ही जानती थी। लेकिन विष्णु ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे समय रहते संभाल लिया था, और इस दृश्य ने तो जैसे सुरभि के दिल में लगी आग पर घी डालने का काम किया हो। उसके अंदर एक ज्वाला सी जलने लगी थी, जो आंसू बनकर उसकी आंखों से बह रही थी। रोहानिका खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर त्रिपाठी, आपने मुझे संभाल लिया। विष्णु कुछ नहीं कहता। रोहानिका वहाँ से चली जाती है कि अचानक विष्णु की नज़र सुरभि पर ठहर जाती है। सुरभि को अपने सामने देखता है तो यकीन नहीं कर पाता। वो एकटक सुरभि को निहारने लगता है, जैसे तसल्ली करना चाहता था कि सुरभि सच में खड़ी है या बस उसका वहम है। सुरभि भी उसे ही देख रही थी। सुरभि की आंखों में दर्द था, तो विष्णु की आंखों में अचानक सुरभि को अपने सामने देख लेने से हैरानी थी। तभी अर्णब सुरभि के पास आता है और कहता है, दी, जितना आपने कहा था सारा पैक करवा लिया, चलो अब हम चलते हैं। सुरभि विष्णु से अपनी नज़र हटाकर अर्णब की तरफ देखकर कहती है, अर्णब, जल्दी चलो यहाँ से, पता नहीं क्यों मेरा दम घुट रहा है। अब तक विष्णु को यकीन हो चुका था कि सुरभि सच में उसके सामने है, और उसे ये बात भी रियलाइज हो गई थी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उसने रूहानिका को जिस तरह से संभाला, सुरभि ने वह दृश्य जरूर देख लिया होगा और उसके मन में गलत शक पैदा हो गया होगा। भले ही विष्णु सुरभि से नाराज था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि सुरभि के मन में उसके लिए कोई शक पैदा हो। इसलिए वो आगे बढ़ता है सुरभि से बात करने के लिए, लेकिन तब तक सुरभि वहाँ से चली जाती है। विष्णु उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज़ भी देता है, लेकिन सुरभि उसे अनसुना कर देती है। विष्णु रेस्टोरेंट से बाहर निकला था, तब तक सुरभि अर्णब के साथ उसकी स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गई थी। विष्णु अपनी कार के बोनट पर जोर का मुक्का मारता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, उसने मुझे देखा फिर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं रुकी, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे सच में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु गुस्से में अपनी कार का दरवाजा खोलकर बैठ जाता है और कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। इधर वीआर हाउस में नैना तैयार होकर नबी का हाथ थामे हुए घर से निकल ही रही थी कि निर्मला जी उसे आवाज़ देते हुए कहती हैं, कहाँ जा रही है तू? नैना कहती है, भाभी से मिलने। निर्मला जी कहती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें इतना ही मानती तो तुमसे मिलने खुद चली आती। लेकिन जब से गई है एक बार भी पलट कर नहीं झाँका उसने, जैसे इंतजार में ही थी कि इस घर से और मेरे बेटे से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। नैना गुस्सा होते हुए कहती है, बस करिए माँ, आप कब से इतनी बदल गई माँ? आप तो बिल्कुल कठोर होती जा रही हैं वक्त के साथ। किस मुंह से आएगी सुरभि इस घर में, जब आप और भाई बिना मतलब का शक पाल कर बैठे हो उसके लिए?
आप लोगों ने भले ही उसे भुला दिया हो, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी भाभी ही रहेंगी। इतना कह नैना नबी की तरफ देखकर कहती है, नबी हम चले मामी से मिलने। नबी उछलते हुए कहती है, जल्दी चलो मम्मा, मुझे मामी से बहुत सारी बातें करनी है और मुझे उन्हें अपना स्कूल का फर्स्ट डे भी एक्सप्लेन करना है। नबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। नैना मुस्कुराकर कहती है, लेट्स गो। नैना आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है कि विष्णु दरवाजे पर खामोश खड़ा था। शायद वो निर्मला जी और नैना की बात सुन चुका था। नैना उसे तीखी नज़रों से देखती है, जैसे अपनी आंखों से ही सारी शिकायतें कर देना चाहती थी। विष्णु कुछ रिएक्ट नहीं करता। नैना नबी का हाथ थामे हुए वहां से चली जाती है। हर्ष सोकर उठता है तो उसकी नज़रें सीधा रीना पर ठहर जाती हैं, जो आईने के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। रीना के गीले बालों से उड़ रही बौछारें देख हर्ष का ईमान डोलने लगा था। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और रीना की साड़ी और ब्लाउज के बीच से झांक रही पतली कमर पर अपना हाथ सरकाते हुए उसे अपने बदन से चिपका लेता है। हर्ष के अचानक ऐसा करने से रीना घबराते हुए उसे देखती है और आंखें बड़ी करते हुए कहती है, तुमने तो डरा ही दिया था। अभी तो सो रहे थे, मुझे लगा पता नहीं किसने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। हर्ष रीना के गीले बालों को सूंघते हुए मधुर आवाज में कहता है, क्यों तुम्हारे जहन में मेरे अलावा कोई और भी था क्या, जो तुम्हारी कमर में हाथ डाल सकता है, जिसके पास तुम्हें छूने का लाइसेंस हो। रीना हर्ष के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, दूर हटो, अभी मुझे बाल सुखाने हैं और तैयार भी होना है। हर्ष और तेजी के साथ रीना को जकड़ते हुए उसके होंठों की तरफ देखकर कहता है, नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे मेरा मॉर्निंग किस चाहिए। रीना कुछ कहने को होती है कि हर्ष उसकी बात सुने बिना उसके गुलाबी मुलायम होठों को अपने लबों के बीच कैद कर लेता है और उन्हें शक करने लगता है। हर्ष जोश और जुनून के साथ रीना के होठों को शक कर रहा था और उसकी कमर को अपनी मुट्ठियों में मसलता जा रहा था। वो धीरे धीरे करके रीना की साड़ी को उसके बदन से अलग करने लगता है, तो रीना उसे रोकते हुए खुद से दूर करती है। रीना के इस तरह मना करने से हर्ष उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या हरकत है। रीना मुंह बनाते हुए कहती है, हर्ष आज मेरा व्रत है, आज ये सब नहीं हो सकता। हर्ष रीना की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, यार क्यों रखती हो तुम ये सब व्रत वगैरह, किसने कहा तुम्हें व्रत रखने के लिए। रीना मुस्कुराकर कहती है, बस एक दिन की तो बात है। हर्ष गुस्सा करते हुए कहता है, बस यही कहकर ना तुम हफ्ते में 3 दिन व्रत रखती हो। हर्ष गुस्सा करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। रीना मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ सुरभि नबी के साथ समय बिताकर बहुत ज़्यादा खुश थी। नबी उसे अपने पहले दिन के स्कूल की सारी कहानी बता रही थी। उसका स्कूल जाना, उसकी नई टीचर से मिलना, नए फ्रेंड्स बनाना, उसकी एक्टिविटीज़, वो सुरभि को बड़े प्यार से सब सुना रही थी और सुरभि उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। नैना जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, सुरभि की तरफ देखकर कहती है, कब तक ऐसे चलेगा, आप दोनों ये झगड़ा ख़त्म क्यों नहीं कर लेते हो। एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर अलग रहने का क्या फ़ायदा। सुरभि नैना की तरफ देखकर कहती है, अगर ये झगड़ा होता तो अब तक सुलझ गया होता नैना, पर ये झगड़ा नहीं है, ये जिद है। उन्हें लगता है कि उनकी जिद सही है और मुझे लगता है कि मेरी जिद सही है। बात सिर्फ इतनी सी है नैना, कि मैं अपना सम्मान नहीं खोना चाहती और वो मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते। नैना सवालिया लहजे में कहती है, तो आगे क्या सोचा है, क्या ऐसे अलग अलग रहकर ही आगे की ज़िंदगी बिताओगे। इस बच्चे के बारे में तो सोचो। सुरभि कहती है, जब उन्हें भरोसा ही नहीं कि यह बच्चा उनका है, तो मैं कैसे इस बच्चे को उनके सर पर जाकर पटक दूं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा नैना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मेरे बच्चे के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। इधर विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर रवि अंदर आता है और विष्णु की तरफ देखते हुए कहता है, सर, मिस रुहानिका ठक्कर आपसे मिलने आई हैं। यह सुनते ही विष्णु कहता है, तो उन्हें आने दो ना, तुम जानते हो वो हमारे नए प्रोजेक्ट की हेड है, उन्हें इंतजार मत करवाओ। विष्णु की बात सुन रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के जाने की थोड़ी देर बाद रुहानिका केबिन में आती है। उसे देख विष्णु अपनी जगह पर खड़े होकर उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो रुहानिका विष्णु से हाथ मिलाती है। उसने नीलैंड खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके कान में बड़े बड़े ईयरिंग्स थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विष्णु उसके चेहरे से अपनी नज़र हटाते हुए
उसे अपने सामने बैठने का इशारा करता है। रुहानिका विष्णु के सामने की चेयर पर बैठ जाती है। विष्णु कहता है, आप कुछ लेंगी? रुहानिका अपना सिर टेढ़ा करके विष्णु की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, जी बहुत कुछ। विष्णु असमंजस में रुहानिका की तरफ देखता है तो रुहानिका हंसते हुए कहती है, आई मीन टू से कि मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस, इससे एक तगड़ा प्रॉफिट और बिजनेस वर्ल्ड में हम दोनों की पार्टनरशिप के झंडे, हमारा नाम, ये सब कुछ चाहिए मुझे। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है और जब दो मजबूत लोग साथ में काम करते हैं तो कुछ बड़ा ही होता है। फिलहाल तो मैं आपको आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ। विष्णु अपने टेबल पर रखा लैंडलाइन कान से लगाते हुए कहता है, दो कॉफ़ी भिजवाओ। विष्णु और रुहानिका प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई डिस्कशन कर रहे थे। विष्णु का पूरा ध्यान अपनी बातों पर था तो रुहानिका का पूरा ध्यान विष्णु की पर्सनालिटी, उसके अट्रैक्शन और उसके हैंडसम चेहरे पर था। वो शायद ही विष्णु की बातों को सुन या समझ रही थी। तभी केबिन का गेट खोलकर हर्ष दंदनाता हुआ अंदर आता है, लेकिन उसके कदम तब ठहर जाते हैं जब वो विष्णु के सामने रुहानिका को बैठे हुए देखता है। हर्ष को देखते ही विष्णु कहता है, हर्ष, अभी हमारी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है, तू थोड़ी देर वेट कर ले। हर्ष कहता है, मुझे तुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। विष्णु कहता है, हर्ष, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है, उसके बाद मैं तुझसे बात करूँगा। रुहानिका उठकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके मिस्टर त्रिपाठी, आई डोंट माइंड। अगर आपका दोस्त आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है तो आप कर लीजिए। हमारा जो भी अधूरा डिस्कशन रह गया वो हम कल आकर कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ। विष्णु कहता है, आई एम सॉरी, आपको जो भी तकलीफ हुई। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके, टेक केयर, बाय। रुहानिका एक नए हर्ष को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रुहानिका के जाते ही विष्णु हर्ष की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, तू देख रहा था मेरी उससे ज़रूरी डिस्कशन चल रही थी तो 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता था? हर्ष विष्णु के सामने की चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, तूने उसे पहचाना नहीं? विष्णु भौहों से कोड़ते हुए कहता है, कैसा सवाल है, वो मेरे न्यू प्रोजेक्ट की हेड है, सब कुछ वही संभाल रही है। रुहानिका ठक्कर नाम है उसका। हर्ष कहता है, अबे यार, नाम से नहीं, मैं उसकी शक्ल की बात कर रहा हूँ। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू इससे पहले भी रुहानिका से कभी मिल चुका है? विष्णु कहता है, हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हर्ष कहता है, उस दिन हम बार में थे और तूने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तब यही लड़की तेरे पास आई थी और तेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। इसने तुझे छुआ भी था और तूने इसका हाथ झटक दिया था, याद आया? हर्ष के बताने से विष्णु को वो दृश्य याद आने लगता है जब वो बार में ड्रिंक कर रहा था और एक लड़की उसके पास आई थी। वो लड़की विष्णु के सीने पर हाथ रखते हुए उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। विष्णु अपना सिर झटकते हुए कहता है, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो भी नशे में रही होगी, उसे भी कुछ होश नहीं रहा होगा, और इस बात से क्या लेना देना कि अपनी पर्सनल लाइफ को कौन किस तरह से जीता है। मेरा उससे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। हर्ष कहता है, ठीक है, प्रोफेशनल रिश्ते को गोली मार, लेकिन पर्सनल चीज़ों पर कब ध्यान देगा तू? विष्णु कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हर्ष कहता है, भाभी को गए हुए 1 महीने से भी ऊपर का वक्त हो गया है। विष्णु, तुम दोनों तो पूरी तरह से अलग ही हो गए हो। तुझे नहीं लगता कि इन दूरियों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है? क्योंकि अगर तुम दोनों ने इन दूरियों को ख़त्म नहीं किया तो रिश्ता टूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विष्णु विष्णु कहता है, रिश्ता बचाने की कोशिश सिर्फ मैं ही क्यों करूं? वो नहीं कर सकती है, वो मेरे बिना रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता उसके बिना? हर्ष कहता है, तुम दोनों ने जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना, चीज़ें उतनी कठिन नहीं है। बस एक बार बात करने की देर है और सब सुलझ जाएगा। लेकिन तुम दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हो कि एक दूसरे से बात नहीं करनी है। विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, यही बात तूने उसे समझाई जो मुझे समझा रहा है। हर्ष कहता है, पिछली बार जब वो तुझे छोड़कर गई थी, तुझे आकृति का खूनी मान लिया था और तुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई थी। तब मैंने ही उन्हें समझाया था, क्योंकि उस वक्त वो गलत थी। लेकिन इस वक्त तू गलत है विष्णु, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। हर्ष की बात सुनकर विष्णु टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाता है। हर्ष एक गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ फेरता है
और उठकर बाहर निकल जाता है। विष्णु घर पहुंचता है। वो हर्ष की बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, या फिर हर्ष की बातों ने उसके दिमाग में कुछ गहरा असर डाल दिया था। वो जैसे ही घर के अंदर आता है, नबी भागती हुई आती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है। विष्णु नबी के गाल पर किस करते हुए कहता है, आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? नबी चहकती हुई आवाज़ में कहती है, मामू, आपको पता है मामी के पेट में एक छोटा बेबी है। विष्णु नबी के मासूम चेहरे को देखते हुए भौंवे सिकोड़कर कहता है, ये बात किसने कही आपसे? नबी खुश होते हुए कहती है, आज मैं और मम्मा मामी से मिलने गए थे। मुझे उनकी गोद में चढ़ना था, तो मम्मा ने मुझे बताया कि मामी के पेट में छोटा बेबी है, इसलिए वो मुझे गोद में नहीं उठा सकती। मम्मा ने कहा कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मम्मा बोल रही थी कि उस छोटे बेबी को देखने के लिए अभी मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आप तो सुपर हीरो हो, कुछ ऐसा करो ना कि बेबी आज ही हमारे पास आ जाए। नबी की बातों को सुनकर विष्णु असमंजस में पड़ जाता है। शायद वो ये सोचने लग गया था कि नबी की बातों का वो क्या जवाब दे, उससे क्या कहे कि तभी नैना आती है और नबी को विष्णु की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहती है, भाई, दादी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं नबी को लेकर जा रही हूँ, उसका होमवर्क करवाना है। नैना की बात सुनकर विष्णु सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दादी के कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे में जाकर देखता है कि दादी लेटी हुई थी। विष्णु दादी के पास बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, दादी, आपने मुझे बुलाया? दादी उठकर बैठ जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे लगा कि तू तो मुझसे मिलने आएगा नहीं, तो मैं ही तुझसे मिल लेती हूँ। तुझे याद भी है, हफ्ते तो बीत गए पर मैं तुझसे मिल नहीं पाई हूँ। विष्णु दादी की बात सुनकर विष्णु को रियलाइज होता है कि वो सुरभि के जाने के बाद से घर बहुत कम ही आता है, और जब वो घर आता है तब तक सब सो चुके होते हैं और सारा दिन वो ऑफिस में ही खुद को बिजी रखता है। विष्णु दादी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी दादी, इस समय काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बिजी हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुझसे बस इतना कहना था कि मेरी उम्र हो चुकी है बेटा। शायद ऐसा कोई भी दिन आए जब मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूँ। विष्णु कहता है, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दादी? अभी आपको बहुत जीना है, इतनी जल्दी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दादी फीकी मुस्कान लिए कहती हैं, जीने का क्या फ़ायदा बेटा? हर बुजुर्ग जो जी रहा है उसका सिर्फ एक सपना होता है, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को अपने घर के आंगन में हंसते खेलते हुए देखना, उन्हें खुश रहते देखना। पर मेरे नसीब में यह खुशी नहीं है। मैंने अपना बेटा खो दिया, अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने विधवा होते देखा, अपने पोते को और अपने पूरे परिवार को जेल में देखा, और अब जाकर जब मुझे यह लगा था कि शायद मैं इस घर के वारिस को अपनी बाहों में खिलाऊंगी, तो वो खुशी भी मुझसे दूर हो गई। तुम और सुरभि अलग हो गए। दादी की बात सुनकर विष्णु कहता है, दादी, ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग नहीं हुए हैं, बस साथ नहीं है। दादी कहती हैं, मुझे सब पता है बेटा, तुझे और तेरी माँ को ऐसा लगता है कि वो बच्चा किसी और का है, क्योंकि सुरभि सालों तक किसी पराये मर्द के साथ रही है। जायज है, तुम दोनों के दिमाग में ये बात आनी, जायज है, लेकिन बेटा, तू तो सुरभि को बहुत अच्छे से जानता है, उसे बहुत प्यार करता है, और वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है। तो थोड़ा सा अपने प्यार पर भरोसा भी कर लो बेटा। अगर वो कह रही है कि उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, तो उस पर विश्वास करो ना बेटा। उसकी अग्नि परीक्षा मत लो। वो ऐसी बच्ची है कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो तुमसे छुपाती नहीं, तुम्हें धोखे में ना रखती। दादी की बात सुनकर विष्णु खामोश रह जाता है। उसे चुप देखकर दादी कहती हैं, तेरे फैसले तो खुद ले सकता है, मैं तुझे मजबूर नहीं कर रही। बस एक बार मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचना। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, ठीक है दादी, आप आराम करिए, मैं कल सुबह मिलता हूँ आपसे। दादी कहती हैं, ठीक है बेटा, जा तू भी आराम कर। अगले दिन सुरभि को डॉक्टर के यहाँ जाना था। वो तैयार होकर बाहर निकलती है तो शेखर जी उसे देखते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही है बेटा? सुरभि कहती है, पापा, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो मुझे उनसे मिलने जाना है। शेखर जी कहते हैं, तू अकेली क्यों जा रही है? मैं चलता हूँ तेरे साथ। सुरभि कहती है, नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी, आपको दुकान के लिए लेट हो जाएगा। तभी उमा जी कहती हैं, मैं चलती हूँ तेरे साथ। सुरभि कहती है, माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी।
जी नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उमा जी ने इतना कहा ही था कि अर्नब वहाँ आता है और कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं दीदी को सेफली लेकर जाऊंगा। उमा जी कहती हैं हाँ, लेकिन अपने उस उड़न खटोले पे लेकर मत जाना। सड़कें भी खराब है, उसे किसी तरह का झटका या कोई चोट ना लगे, इसलिए टैक्सी बुक कर लो और टैक्सी से चले जाओ। उमा जी की बात सुनकर सुरभि सहमति जताते हुए कहती है, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं और अर्नब चले जाएंगे। सुरभि और अर्नब वहां से निकल जाते हैं। अर्नब ने टैक्सी बुक कर दी थी और वो दोनों घर से बाहर कुछ कदम दूर सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी दूर पर अपनी कार में बैठा विष्णु एकटक सुरभि को निहार रहा था। वो थोड़ा बेचैन था। वो चाहता था कि सुरभि के पास जाए और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो खुद में ही उलझा हुआ था कि तभी टैक्सी आकर सुरभि और अर्नब के सामने रुकती है और वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। टैक्सी वहां से आगे बढ़ जाती है। ये देख विष्णु खुद पर ही चिढ़ते हुए कार की स्टीयरिंग पर एक मुक्का मारता है। वो कुछ पल अपने सिर के बालों को मसलते हुए बैठा रहता है, फिर कार को वहां से आगे बढ़ा देता है। ना चाहते हुए भी विष्णु लगातार सुरभि की टैक्सी का पीछा कर रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलकर सारा चेकअप कराने के बाद सुरभि बाहर आती है तो अर्नब उसका इंतजार कर रहा था। वो सुरभि को देखकर कहता है, दी लाइए स्लिप दीजिए, मैं सारी दवाइयाँ ले आता हूँ, तब तक आप यहीं पर इंतजार करना। सुरभि डॉक्टर का दिया हुआ स्लिप अर्नब की तरफ बढ़ा देती है। अर्नब वहां से चला जाता है। सुरभि हॉस्पिटल के अंदर रखी चेयर पर चुपचाप बैठ जाती है। वो कुछ देर तक बैठी रहती है, लेकिन अचानक उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे प्यास भी लग रही थी। वो अपनी जगह से उठती है और आगे बढ़ने लगती है कि अचानक लड़खड़ा जाती है। तभी कोई उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे संभाल लेता है। सुरभि अपनी बाजू पर उस शख्स की पकड़ को देखते हुए सिर घुमाकर अपने बगल में निहारती है तो उस शख्स को देख सुरभि हैरान रह जाती है। एडी, तुम यहाँ? सुरभि के मुंह से यह शब्द सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराता है और कहता है, थैंक गॉड, मैं तुम्हें याद तो हूँ। सुरभि कहती है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अभिमन्यु कहता है, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही पाए जाते हैं। खैर सब बताता हूँ, पहले तुम यहाँ आओ और आराम से बैठो। इतना का अभिमन्यु सुरभि का हाथ थाम उसे चेयर पर बैठाता है और जल्दी से पानी लेकर आता है। सुरभि पानी पीती है। अभिमन्यु भी उसकी बगल में बैठ जाता है और कुछ कदम दूर खड़ा विष्णु यह सब देखकर आग बबूला हो चुका था। उसके सीने में एक जलन सी महसूस होने लगी थी। आंखें सुर्ख हो गई थीं और चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपने कदम वापस खींचते हुए तुरंत वहां से निकल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट केस था, क्रिटिकल सर्जरी थी जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने बुलाया था। बस इसीलिए आना पड़ा। अभिमन्यु की बात सुनकर सुरभि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अंशु कैसी है? अभिमन्यु फीकी मुस्कान लिए कहता है, बहुत मुश्किल हुई पर समझा लिया हमने उसे। अनीसा ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। उसने अपने आप को प्रूव किया और ये साबित किया कि मैं उसके बारे में जो सोचता था वो गलत था। वो इतनी भी बुरी नहीं थी। सुरभि मुस्कुराकर कहती है, शादी कर ली तुमने अनीसा से? अभिमन्यु कहता है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ इंगेजमेंट की है और शादी भी 3-4 महीनों में हो ही जाएगी। तुम आओगी ना? सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, पॉसिबल नहीं है, तब तक तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। ऐसे में यहाँ से मुंबई आना डिफ़िकल्ट होगा। अमनु शॉक्ड होते हुए कहता है, ओह यानी कि गुड न्यूज़ है। सुरभि मुस्कुरा देती है। अमनु कुछ सोचते हुए कहता है, अकेली आई हो? सुरभि की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अमनु उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहता है, कुछ हुआ है क्या? तभी अर्णव आ जाता है। अर्णव को देखते हुए सुरभि कहती है, एडी ये मेरा भाई है। अभिमन्यु अर्णव से हाथ मिलाता है। सुरभि कहती है, मैं अब चलती हूँ, माँ परेशान हो रही होंगी। सुरभि अर्णव के साथ वहां से निकल जाती है। अभिमन्यु खुद से ही कहता है, ऐसा क्यों लगा जैसे सुरभि कुछ परेशान थी। उसकी जुबान कुछ और कह रही थी तो उसका चेहरा कुछ और। दूसरी तरफ नबी गुमसुम सी बैठी थी। रवि उसके पास आता है, उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, आज मेरी प्रेसिस इतनी सैड क्यों है? नबी रवि की तरफ देखते हुए कहती है, आप मेरे असली पापा नहीं हो, मेरे पापा कोई और थे। नबी के मुंह से यह सवाल सुनते ही रवि बिल्कुल शॉक्ड रह गया, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नबी उससे ऐसा सवाल करेगी, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। रवि बेचैन होते हुए कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो आप प्रिंसेस?
ऐसा किसने कहा आपसे? नबी मुंह फुलाते हुए कहती है, ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दो, क्या आप मेरे पापा नहीं हो? क्या मेरे पापा का नाम रियान था? रवि कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो नबी को क्या जवाब दे। तभी नैना आती है। वो नबी को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, नबी आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। मैंने आपसे कहा था कि होमवर्क किए बिना कमरे से बाहर मत निकलना। चलो चलकर होमवर्क करो। नबी रूठे हुए कहती है, मम्मा मैं बाद में कर लूँगी, अभी मेरा मन नहीं है। नैना उसे आंख दिखाते हुए कहती है, नहीं होमवर्क तो आपको अभी करना होगा। इतना कह नैना नबी को लिए हुए कमरे की तरफ चली जाती है। रवि कुछ पल खामोश बैठा रहता है, लेकिन वो खुद को काबू नहीं कर पाता। वो नैना के पीछे जाता है। नैना नबी को उसकी बुक दे ही रही थी कि तभी रवि नैना के करीब आकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ लेता है। नैना हैरानी से रवि की तरफ देखने लगती है तो रवि कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना कहती है, हम बाद में बात करते हैं। रवि, अभी मुझे नैना को होमवर्क करवाना है। रवि कहता है, मैंने कहा मुझे अर्जेंट बात करनी है। रवि के चेहरे पर कुछ अनजाने से भाव थे, जिन्हें देखकर नैना असमंजस में पड़ जाती है। वो नबी की तरफ देखकर कहती है, नबी जितना मैंने आपको राइटिंग दिया है उतना आप कंप्लीट करो, मैं अभी आती हूँ। नबी सिर हिलाते हुए कहती है, ओके मम्मा। नैना रवि के साथ कमरे से बाहर आती है और कहती है, क्या अर्जेंट बात करनी है रवि तुम्हें? रवि नैना की कलाई पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से दूर लेकर जाता है। वो आसपास नज़र दौड़ाता है। जब उसे तसल्ली हो जाती कि आसपास कोई नहीं है तो वो दांत पीसते हुए कहता है, नबी को तुमने ये क्यों बताया कि मैं उसका असली बाप नहीं हूँ? तुमने उसे क्यों कहा कि उसके बाप का नाम रियान सिंघानिया है? रवि की बात सुनकर नैना हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? ये क्या बकवास है? रवि कहता है, नबी ने मुझसे अभी अभी ये सवाल किया कि मैं उसका असली बाप नहीं हूँ। उसके बाप का नाम रियान सिंघानिया है। ये बात भी उसे पता है। क्यों किया तुमने ऐसा नैना? तुम जानती हो मैंने खुद को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं नबी का बाप नहीं, लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी तुमने मुझे एहसास करवा ही दिया। नैना रवि का हाथ अपनी हथेली में भरते हुए कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं नबी से ऐसा क्यों कहूँगी कि तुम उसके बाप नहीं हो, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। रवि, मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं नहीं जानती उसके दिमाग में यह बात कहाँ से आई। रवि अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, यू नो वाट नैना, मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं नबी के लिए पजेसिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके जहन में ये ख्याल कभी ना आए कि उसका बाप कोई और था। मैं उसके लिए एक बाप से भी बढ़कर बनना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। नैना रवि को इमोशनल देख उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहती है, ऐसा नहीं है रवि, मैंने सच में उसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं नहीं जानती उसके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। मैं उससे बात करूंगी। मैं उससे पूछूंगी कि उसे ये बात किसने कही है। रवि कुछ पल नैना को देखता है और फिर उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए गुस्से में वहां से चला जाता है। नैना अभी भी असमंजस में खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। दूसरी तरफ विष्णु एक नाइट क्लब में बैठा हुआ था। वो इस वक्त अकेला ही था, बस एक के बाद एक ड्रिंक खत्म किए जा रहा था। तभी उसके बगल की चेयर पर एक लड़की आकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाट ए कोइंसिडेंट मिस्टर त्रिपाठी। मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा हमारा पर्सनल भी कोई कनेक्शन होगा। विष्णु सिर घुमाकर अपनी बगल में देखता है जहाँ रुहानिका बैठी थी। रुहानिका को देखते ही विष्णु फीकी मुस्कान लिए कहता है, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? रुहानिका कहती है, आप भी तो यहाँ हैं। इस वक्त तो आपको आपके घर होना चाहिए, अपनी फैमिली के पास, अपनी बीवी के पास। विष्णु अपने हाथ में ली हुई गिलास का सारा ड्रिंक एक साथ में ख़त्म करते हुए गिलास को टेबल पर रखता है और नशीली आवाज़ में कहता है, और जब बीवी चाहे ही ना कि मैं उसके पास रहूं तो कैसे जाऊं उसके पास? विष्णु की बात सुनकर रुहानिका के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो विष्णु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आप चाहें तो मुझे अपना दर्द शेयर कर सकते हैं मिस्टर त्रिपाठी। जब से मैं आपको जानती हूँ मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आपके दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हुआ है। आप ऊपर से जरूर स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। विष्णु रुहानिका का हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है, मिस ठक्कर, मुझे लगता है हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए।
हम प्रोफेशनल ही रहें तो बेहतर है। और वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि मैं अपने दर्द किसी के साथ शेयर करूं। इतना का विष्णु चेयर से उठता है तो रोहानिका उसका हाथ पकड़ लेती है। विष्णु रोहानिका की तरफ देखने लगता है तो रोहानिका उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, सॉरी मैंने फिर से आपको टच किया, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे मेरे घर। एक्चुअली मैंने ड्राइवर को घर भेज दिया था और अब मैं उसे कॉल करूँगी तो उसे वापस आने में समय लगेगा। विष्णु कुछ पल सोचता है फिर कहता है, चलिए ठीक है मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। विष्णु रोहानिका के साथ कार तक जाता है जहाँ तेजा ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ विष्णु का इंतजार कर रहा था। अपने बॉस को किसी और लड़की के साथ देख एक पल के लिए तेजा की भौहें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करता है। विष्णु कार के पीछे का दरवाजा खोल रोहानिका को बैठने के लिए कहता है। रोहानिका बैठ जाती है। विष्णु भी दूसरी तरफ से कार की पिछली सीट पर रोहानिका के बगल में बैठ जाता है। कार वहां से आगे बढ़ चुकी थी। विष्णु सीट पर अपना सिर टिकाए हुए कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों में बस सुरभि और अभिमन्यु का मिलना, एक दूसरे से बातें करना, वही सब तैर रहा था। और रोहानिका की नजरें एक पल के लिए भी विष्णु के अट्रैक्टिव फेस से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोहानिका कुछ पल विष्णु को निहारती है, फिर मौके का फायदा उठाते हुए रोहानिका विष्णु के सीने से चिपक जाती है। विष्णु अपने होश में आते हुए रोहानिका की तरफ देखता है जिसकी आंखें बंद थीं। विष्णु समझ चुका था कि रोहानिका सो रही है। वो रोहानिका का सिर उठाकर सीट पर ठीक से टिकाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल रोहानिका फिर से विष्णु के कंधे पर अपना सिर टिका लेती है। विष्णु को कुछ असहजता सी महसूस होती है। वो तेजा को कार रोकने के लिए कहता है। तेजा कार रोकता है। विष्णु रोहानिका को पूरी सीट पर लिटा देता है और खुद उतरकर आगे की सीट में तेजा के बगल में आकर बैठ जाता है। तेजा कहता है, सर आपने ड्रिंक कर रखी है, आपको पीछे ही बैठना चाहिए था, कहीं पुलिस पुलिस दिख गई तो। विष्णु कहता है, तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना ले लेंगे, दे देना, अब चलो यहाँ से। तेजा कार को आगे बढ़ा देता है। रूहानिका कार की सीट पर लेटे हुए अपनी आंखें खोलती है और डेविल स्माइल के साथ कहती है, कब तक भागेंगे मिस्टर त्रिपाठी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ आपकी तरफ, मैं कितना पसंद करती हूँ आपको। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं आपको हासिल ज़रूर कर लूँगी। सुरभि अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। तभी उमा जी उसके पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, बेटा इस हालत में इस तरह गुमसुम नहीं रहना चाहिए। इस हालत में एक माँ जितना ज़्यादा खुश रहती है उसका बच्चा भी अंदर उतना ही खुश होता है। और तू तो हर वक्त बस ऐसे गुमसुम सी बैठी रहती है। अगर तुझे दामाद जी की इतनी ही याद आती है तो उनसे बात करके अपने झगड़े को ख़त्म क्यों नहीं कर लेती है। उमा जी ने इतना कहा ही था कि शेखर जी की एक रौबदार आवाज़ उस कमरे में गूंजती है। बस करिए उमा जी, मैंने आपको 1000 बार कहा है कि मेरी लड्डू को इस घर से जाने के लिए फोर्स मत करिए। वो इंसान मेरी बेटी के लायक नहीं है। उसे सिर्फ अपने पैसे और पावर का घमंड है। अरे रिश्ते घमंड और अहंकार पर नहीं टिकते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए झुकना भी पड़ता है और वो इंसान झुकना जानता ही नहीं है। अब अगर दोबारा इस घर में मैंने ये बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरभि अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। मम्मा बस अपनी बात ही तो कह रही थी, मैं कौन सा उनकी बात मानने वाली हूँ। शेखर जी खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, ठीक है इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दे। तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। दूसरी तरफ विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी केबिन का गेट खोलकर रूहानिका अंदर आती है और विष्णु के सामने की चेयर पर बैठ जाती है। विष्णु से हाथ मिलाते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है। रूहानिका मुंह बनाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी मिस्टर त्रिपाठी, एक्चुअली कल मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। विष्णु बात को टालते हुए कहता है, नो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूहानिका अपने चेहरे पर मायूसी लिए कहती है, वो क्या है ना, जब दो लोगों का दिल टूटा हुआ हो तो एक एक टुकड़ा मिलाकर एक नया दिल बना लेना चाहिए। और मैं तो, रूहानिका अपनी बात कह ही रही थी कि तभी केबिन का गेट नॉक होता है। कम इन, विष्णु की आवाज़ सुनकर तेजा अंदर आता है। विष्णु उसे असमंजस में देखने लगता है। तेजा कहता है, बॉस मैम आई हैं आपसे मिलने।
विष्णु अपनी बहुओं से कोरते हुए कहता है, कौन मैम? तेजा कहता है, लेडी बॉस, सुरभि मैम। तेजा के मुंह से इतना सुनते ही विष्णु अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तेजा के पास जाता है और उसकी दोनों बाजू को पकड़ते हुए कहता है, रियली? सच में सुरभि आई है मुझसे मिलने? तेजा, तुम मजाक में तो नहीं कह रहे हो? अगर ये बात मजाक हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तेजा मुस्कुराकर कहता है, नहीं सर, मैं क्यों मजाक करूंगा? वो वेटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं आपका। विष्णु कहता है, तो उसे सीधे मेरे पास लेकर आते ना, उसे वेटिंग रूम में क्यों बिठाया? खैर छोड़ो, मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। इस दौरान विष्णु को होश भी नहीं था कि रूहानिका भी उस केबिन के अंदर बैठी हुई है, जो विष्णु को इस तरह सुरभि के लिए उतावला देख अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही थी। विष्णु दौड़ते हुए वेटिंग रूम में जाता है। वो बड़ी बेसब्री के साथ वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है तो सुरभि, जो खामोशी सोफे पर बैठी थी, उठकर खड़ी हो जाती है। सुरभि ने साधारण सा पटियाला सूट पहना था। उसके माथे पर स्टोन की एक छोटी सी बिंदी थी। मांग में सिंदूर था और गले पर मंगलसूत्र, हाथों पर कंगन, आंखों में कुछ मायूसी और चेहरे पर उदासी। विष्णु सुरभि को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अपने दिल की धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, जैसे वो सुरभि से पहली बार मिल रहा हो। वो सुरभि के चेहरे को एकटक निहारते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। सुरभि कुछ पल विष्णु को देखती है, फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। विष्णु सुरभि के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। विष्णु की तेज चल रही सांसें, उसके दिल की धड़कन सुरभि को साफ महसूस हो रही थी। वो अभी भी अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए थी। विष्णु खुद को सहज करते हुए कहता है, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। सुरभि वापस से सोफे पर बैठ जाती है। विष्णु भी अपनी ब्लेजर की बटन को खोलते हुए सुरभि के करीब बैठ जाता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे की नज़रों में देखते हैं। फिर सुरभि अपने हाथ में लिया हुआ एक पेपर विष्णु की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अब आप आज़ाद हैं। ये सुनते ही विष्णु हैरान रह जाता है। वो असमंजस भरी निगाहों से सुरभि को देखने लगता है। फिर उसकी नज़र उन पेपर्स पर जाती है जो कि डाइवोर्स के पेपर थे। उन पेपर्स को देखते ही विष्णु की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने लगता है। वो उन पेपर्स को अपने हाथ में लेते हुए अलट पलट कर देखता है और कहता है, ये तो डाइवोर्स पेपर है। सुरभि उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे भी पता है कि यह डाइवोर्स पेपर है, आपने ही तो भिजवाए हैं, तो मैंने साइन कर दिए। सोचा कि मैं खुद आपको दे आती हूँ। और साथ में एक बात भी आपसे कह देती हूँ, आपसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शायद मैं प्यार को समझ ही नहीं पाई, इसलिए आप जैसे इंसान से इतनी मोहब्बत की। आपके प्यार में मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला, फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। इतना कह सुरभि वहाँ से जाने लगती है तो विष्णु झटके से उसकी कलाई पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुरभि विष्णु के सीने से टकरा जाती है और अपनी भीगी हुई निगाहों से उसे देखने लगती है। विष्णु गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही हो? तुम मुझे तलाक दोगी? सुरभि विष्णु की आंखों में झांकते हुए कहती है, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए क्योंकि पेपर्स आपने भिजवाए हैं। विष्णु कहता है, मैंने ये पेपर्स नहीं भिजवाए हैं। मैं अगर तुम्हें तलाक देना चाहता तो अब तक दे चुका होता। इतने दिनों से इंतजार नहीं कर रहा होता। मुझे तलाक नहीं चाहिए। समझ में आया? सुरभि अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, मैं नहीं जानती आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझसे क्या चाहते हैं? अगर रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे तो पेपर्स क्यों भिजवाए आपने मुझे? सुरभि अपनी बात कह ही रही थी कि विष्णु सुरभि के सिर के पीछे अपना हाथ लगाते हुए झटके से उसके लबों को अपने होंठ के बीच कैद कर लेता है। वो जबरदस्ती सुरभि को किस करने लगता है। सुरभि उसे खुद से दूर करती है। वो खुद को विष्णु की पकड़ से आज़ाद करती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या घटिया हरकत है? आप ऐसा। सुरभि ने इतना कहा ही था कि विष्णु फिर से उसके सिर के पीछे हाथ लगाते हुए उसके होंठों को अपने लबों के बीच कैद करके रफली चूमने लगता है। सुरभि अपना सारा जोर लगाते हुए विष्णु को धक्का देकर खुद से दूर करती है और कहती है, आपको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कुछ नहीं पता चल रहा कि आप क्या चाहते हैं। एक तरफ आपको मुझ पर भरोसा भी है, लेकिन एक तरफ आपको मुझ पर शक भी है कि बच्चा आपका नहीं। एक तरफ आप मुझसे प्यार भी करते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे डिवोर्स पेपर भिजवाते हैं। एक तरफ आप मुझे देखकर अनदेखा करते हैं तो दूसरी तरफ मुझे यूं करीब खींच रहे हैं। आप चाहते। सुरभि के शब्द उसकी जुबान से बाहर निकल ही रहे थे
कि विष्णु फिर से उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके होंठों को बेतासा चूमने लगता है। इस बार सुरभि ने भी हार मान ली थी। वो खुद को आज़ाद करने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि विष्णु खुद ही उसे आज़ाद कर देगा। कुछ पलों के बाद विष्णु अपने गुस्से को काबू करते हुए सुरभि के लबों को आज़ाद करता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मैंने ये डिवोर्स पेपर नहीं भिजवाए थे। मैं नहीं जानता किसने भिजवाया है और क्यों भिजवाया है, लेकिन तुमने एक बार भी साइन करने से पहले सोचा नहीं। तुमने तुरंत ही साइन कर दिया। तुम यही चाहती हो, मुझसे अलग होना चाहती हो। सुरभि कुछ कहने को होती है कि तभी रूहानिका कमरे में आ जाती है। रूहानिका को देखते ही सुरभि के मन में मानो एक आग सी जलने लगी थी। वो एक नज़र गुस्से में विष्णु को देखती है। विष्णु भी हैरानी से रूहानिका को निहार रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि रूहानिका इस तरह कमरे में आ जाएगी। रूहानिका हिचकिचाते हुए कहती है, मिस्टर त्रिपाठी, एक्चुअली हमारी मीटिंग का वक्त हो गया है। आप तो जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई एम सॉरी, मैं इस तरह आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट ये पर्सनल मैटर आप बाद में सुलझा सकते हैं। अभी हमारा क्लाइंट हमारा वेट कर रहा है। प्लीज़ क्या हम चलकर उससे बात कर सकते हैं? रूहानिका की बात पर विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि विष्णु की तरफ देखते हुए कहती है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए और अपने क्लाइंट पर। टूटी चीज़ों को समेटने के लिए वक्त लगता है जो आपके पास नहीं है। इतना क्या सुरभि वहाँ से चली जाती है। विष्णु रूहानिका को इग्नोर करते हुए सुरभि के पीछे जाता है, लेकिन सुरभि तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल गई थी। विष्णु उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। विष्णु कॉल रिसीव करता है। हेलो, हाँ विष्णु, भाभी आई थी क्या तुझसे मिलने? हर्ष का यह सवाल सुनकर विष्णु असमंजस में कहता है, हाँ लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? हर्ष खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था ये आइडिया काम करेगा। तुम दोनों को मिलवाने का ये सबसे अच्छा रास्ता था, वरना तुम दोनों तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। विष्णु दांत पीसते हुए कहता है, तेरे दिमाग की उपज थी है। हर्ष कहता है, हाँ भाई, और कौन सोचेगा तेरे बारे में इतना। विष्णु कहता है, ऑफिस आकर मिल। इतना का विष्णु कॉल कट कर देता है। रूहानिका जो विष्णु के ठीक पीछे ही खड़ी थी, विष्णु के पास आकर कहती है, मिस्टर त्रिपाठी, मीटिंग कैंसिल करवा दी है मैंने। मुझे लगता है आज आप अपने पर्सनल मैटर में काफ़ी उलझे हुए हैं। विष्णु रूहानिका की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली कुछ चीज़ें उलझ गई हैं जिन्हें सुलझाना ज़रूरी है। सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। रूहानिका विष्णु के नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, इट्स ओके मिस्टर त्रिपाठी, मुझे आपके लिए परेशान होने में कोई दिक्कत नहीं है। रूहानिका की ये बात सुनकर विष्णु के चेहरे पर कुछ असमंजस के भाव आ जाते हैं, तो रूहानिका बात को बदलते हुए कहती है, आफ्टर ऑल हम पार्टनर हैं, तो एक दूसरे का इतना ख्याल रखना तो बनता ही है। विष्णु रूहानिका से हाथ मिलाता है। रूहानिका विष्णु के चेहरे को देखते हुए उसे बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रहा था। उसके और सुरभि के बीच थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था, वो सब विष्णु को बहुत परेशान कर रहा था। वो काफ़ी बेचैन था। तभी केबिन का गेट खोलकर हर्ष अंदर आता है। हर्ष के चेहरे पर एक चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। वो विष्णु के पास आकर कहता है, तो भाई कैसी लगी? मैं जानता था कि तुझे और भाभी को मिलाने का। हर्ष अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाया था कि विष्णु गुस्से में तमतमाया हुआ उसका कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार से चिपका देता है। हर्ष विष्णु के इस रवैये से हैरान रह जाता है। विष्णु अपनी लाल आंखों से हर्ष को देखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू अपने आप को बहुत बड़ा लव गुरु समझता है, खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। हर्ष कहता है, मैं तो तेरी मदद करने। विष्णु चीखते हुए कहता है, भाड़ में जाए तेरी मदद। मैंने मांगी तुझसे तेरी हेल्प? नहीं ना, तो फिर क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई वो पेपर्स फर्जी थे। मेरा इरादा बस तुम दोनों को मिलाने का था। तू ये क्यों नहीं देख रहा कि जिस ईगो को तुम लोग पिछले 2 महीनों से अपने बीच हटा नहीं पाए थे, डाइवोर्स पेपर देखते ही वो ईगो हट गया और तुम दोनों फिर से मिल गए। नाराजगी ही सही, शिकायत ही सही, पर कम से कम बात तो हुई तुम्हारी। कम से कम तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि तुम इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो। विष्णु हर्ष को घूरते हुए कहता है, बकवास बंद कर। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आइंदा मेरे मैटर में अपना ये बचकाना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। इतना का विष्णु सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाता है।
हर्ष भी अब तक गुस्से में आ चुका था। वो विष्णु को तीखी नज़रों से देखते हुए कहता है, ठीक है, आज के बाद तेरे मैटर में कुछ नहीं करूँगा। तू कहेगा तब भी नहीं। इतना कह हर्ष केबिन से बाहर निकल जाता है। विष्णु अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और टेबल पर रखा सारा सामान धकेलते हुए नीचे गिरा देता है। विष्णु का मन इस वक्त किसी काम में नहीं लग रहा था। वो अपनी चेयर से उठता है और ऑफिस से बाहर आते हुए अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो विष्णु राय त्रिपाठी। इस आवाज़ को सुनते ही विष्णु, जो कार में बैठने ही वाला था, वो ठहर जाता है और मुड़कर देखता है तो उसके पीछे अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही विष्णु के सीने में सांप लौटने लगते हैं। उसके पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा होने लगते हैं। आखिर अभिमन्यु ही था जिसने उसे और सुरभि को 3 सालों तक अलग करके रखा था और उस वजह से आज भी वो दोनों अलग हैं। विष्णु आगे बढ़कर अभिमन्यु का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ तक चले आए, मेरी जिंदगी में आग लगाने के बाद अब आखिर क्या चाहते हो? अभिमन्यु कहता है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और यकीन मानो मैं आग को भड़काना नहीं बल्कि बुझाना चाह रहा हूँ। विष्णु कहता है, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुमने पहले ही मेरी ज़िंदगी में कई सारे तूफान लाकर खड़े किए हैं। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में घुसने की इजाज़त नहीं देता। अभिमन्यु कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने नहीं, खुद तुमने बर्बाद कर रखी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे सुरभि पर शक कर सकते हो जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है? ओह, तो सुरभि ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना घटिया हूँ? विष्णु की यह बात सुनकर अभिमन्यु कहता है, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे यह बात कहीं और से पता चली। देखो विष्णु राय, मुझे तुमसे शांति से बात करनी है और तुम्हें समझाना है। विष्णु गुस्से में अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, पर मुझे कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं सुनना। इतना कह विष्णु जाने के लिए मुड़ता है कि तभी अभिमन्यु की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अगर कभी सुरभि को सच्चे दिल से प्यार किया है तो उस प्यार की खातिर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अभिमन्यु की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी विष्णु के कदम ठहर गए। अभिमन्यु सामने एक कैफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो वहाँ बैठते हैं। इतना कर अभिमन्यु आगे बढ़ जाता है। विष्णु कुछ पल खामोश खड़ा रहता है और फिर बिना मन के ही सही वो अभिमन्यु के पीछे जाता है। अभिमन्यु एक चेयर पर बैठ जाता है और विष्णु भी उसके ठीक सामने बैठ जाता है। अभिमन्यु कहता है, तुम कुछ लोगे? कॉफ़ी या चाय? फिर अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही विष्णु इरिटेट होते हुए कहता है, काम की बात करो। एक गहरी सांस लेते हुए अभिमन्यु कहता है, देखो विष्णु, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो अपने स्वार्थ के लिए मैं सुरभि को अपनी बीवी बनाकर अपने साथ ले गया था। लेकिन यकीन मानो इसमें मेरा सिर्फ इतना स्वार्थ था कि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उस छोटी सी बच्ची के सिर से माँ का साया छिन जाए। एक बाप के लिए उसकी औलाद क्या होती है, ये तुम अभी नहीं समझोगे। ये तुम तब समझोगे जब तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारी बाहों में होगा। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि आप और बच्चे का रिश्ता क्या होता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए हर हद पार कर देता है और मैंने भी वही किया। मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ, शायद ये तो तुम समझ गए होगे। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सुरभि को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि वो मेरी बीवी नहीं है। विष्णु खामोश था, उसके चेहरे पर से गुस्से के भाव छट गए थे, लेकिन उसे अभिमन्यु की बातों पर यकीन आ रहा है या नहीं, इस वक्त यह समझना मुश्किल था। विष्णु को खामोश देख अभिमन्यु कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि एक बाप अपनी बेटी की झूठी कसम खा सकता है तो एक दूसरा रास्ता भी है। विष्णु सवालिया निगाहों से अभिमन्यु की तरफ देखने लगता है तो अभिमन्यु कहता है, सुरभि नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएगी और हम उसे पता चले बिना बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा कि टेस्ट हो चुका है और तुम्हें तुम्हारा सबूत मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बाद क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे? इस बात का प्रूफ पा लेने के बाद कि वो बच्चा तुम्हारा ही है, तुमने सुरभि पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनके लिए खुद को माफ़ कर पाओगे? विष्णु के चेहरे पर इस वक्त अनजाने भाव थे। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अभिमन्यु अपनी जगह से उठता है और विष्णु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने अपनी चांदनी को हमेशा के लिए खो दिया। विष्णु, मेरे पास उसे पा लेने की उम्मीद भी नहीं है। भगवान का शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारा प्यार अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम उसे पाने की कोशिश तो कर सकते हो। इतना का अभिमन्यु वहां से जाने लगता है,
लेकिन फिर वो पीछे पलटते हुए खामोश बैठे विष्णु की तरफ देखकर कहता है, अगर टेस्ट करवाने का फैसला लेना तो मुझे कॉल जरूर करना। सब कुछ सीक्रेट तरीके से हो जाएगा। इतना क्या अब मन्नू तो वहां से चला जाता है। विष्णु के दिलो दिमाग में हजारों उलझने छोड़ गया था। विष्णु न जाने कब तक उस जगह पर तना बैठा रहा। खुद के अंदर झांकते हुए उसे हर वक्त यही महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने मोबाइल को अपनी जेब से निकालता है और किसी का नंबर डायल करने लगता है। बार बार कॉल करने पर भी जब विष्णु को दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो इरिटेट होते हुए कहता है, यह हर्ष मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन तभी उसे कुछ घंटों पहले हुए उस वाक़ये के बारे में याद आता है जो उसके और हर्ष के बीच हुआ। उस वक्त गुस्से में होने के कारण विष्णु को यह रियलाइज नहीं हुआ था कि उसने हर्ष से क्या क्या कह दिया था। लेकिन अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी और साथ ही उसे यह भी याद आ रहा था कि हर्ष जाते जाते कहकर गया था कि अब से वो विष्णु के मैटर से दूर रहेगा। ये सब याद आते ही विष्णु अपना सिर पकड़ लेता है। वो खुद पर ही झल्लाते हुए कहता है, एक नंबर का गधा है तू विष्णु। तूने अपनी बेवकूफ़ी में खुद को इतना अकेला कर लिया है कि आज तेरे पास कोई नहीं है। सब तुझसे दूर हो गए। विष्णु सुरभि के घर के बाहर न जाने कब से खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। तभी उसकी नज़र सुरभि पर पड़ती है जो घर के बाहर आई थी शेखर जी का टिफिन लेकर। शेखर जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखना बेटा, मैं शाम को मिलता हूँ। इतना कह शेखर जी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके घर से दुकान के लिए चले जाते हैं। सुरभि चुपचाप खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहती है, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की निगाहें काफ़ी देर से उस पर टिकी हुई हैं। वो चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है, लेकिन विष्णु अपनी कार के अंदर बैठा था और कार कुछ कदम दूर खड़ी थी, इसलिए सुरभि की नज़रें उसे नहीं ढूंढ पाईं। लेकिन विष्णु की नज़रें एकटक सुरभि पर थीं। उसने साधारण सा पटियाला सूट पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे, उसका पेट अब थोड़ा थोड़ा बाहर दिखने लगा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी जो उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। सुरभि की खूबसूरती को देखते हुए विष्णु का दिल जोर से धड़क उठा। वो ऐसे ही सुरभि को निहारता रहता है जब तक कि सुरभि घर के अंदर नहीं चली जाती। सुरभि के अंदर जाते ही विष्णु कार की सीट पर अपना सिर टिका लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है, लेकिन सही करने की शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा। सुरभि तो मेरी बात ही नहीं सुनेगी। बात सुनना तो दूर, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। मैं क्या करूं? कैसे शुरुआत करूं? कैसे सुरभि से बात करूं? फिर कुछ सोचते हुए विष्णु कहता है, इन सब में एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है। यह सोचते ही विष्णु के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। विष्णु तुरंत अपनी कार को मोड़ता है और तेज स्पीड में चलाते हुए सीधा हर्ष के घर पहुंचता है। विष्णु अपनी कार से उतरकर दौड़ते हुए हर्ष के घर के अंदर जाता है। वो लगातार हर्ष को आवाज़ दे रहा था, हर्ष, हर्ष, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी रीना किचन से बाहर आती है। वो विष्णु की तरफ देखते हुए कहती है, आप यहाँ? विष्णु कहता है, हर्ष कहाँ है? तभी हर्ष सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आता है। विष्णु उसे देखते ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हर्ष रीना की तरफ देखकर कहता है, रीना, इन्हें कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये बाद में आए। हर्ष के मुंह से यह बात सुनते ही विष्णु के कदम ठहर गए और रीना भी हैरानी से हर्ष को देखने लगी। हर्ष वहां से जाने लगता है तो विष्णु आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे मिलने आया हूँ। मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विष्णु ने इतना कहा ही था कि हर्ष अपना हाथ झटकते हुए कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा बहुत ज़रूरी कॉन्सर्ट है जहाँ मुझे पहुँचना है, और वैसे भी मैंने तुझे वादा किया है कि मैं तेरे किसी भी मैटर पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो बेहतर है कि तुम मुझसे अपना कोई मैटर डिस्कस मत करना। इतना कह हर्ष वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। विष्णु भी उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाता है। हर्ष अपनी कार का दरवाज़ा खोल बैठने लगता है तो विष्णु उसकी बाजू पकड़ लेता है और हैरान होते हुए कहता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है? हर्ष अपनी बाजू छोड़ा कहता है, तो क्या इग्नोर करने का, बातें सुनाने का ठेका सिर्फ तूने ले रखा है? विष्णु समझ चुका था कि हर्ष कल की बात पर नाराज है। वो शांति भरे लहजे में कहता है, देख, उस दिन मैं गुस्से में था तो मैंने गलती से तुझसे बदतमीजी कर दी। उसके लिए सॉरी यार, लेकिन इस वक्त मुझे तेरी ज़रूरत है। हर्ष जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी यार, पर मैं मिस्टर विष्णु राज त्रिपाठी की कोई मदद नहीं कर सकता।
विष्णु आगे कुछ कहता उससे पहले ही हर्ष अपनी कार में बैठकर वहां से आगे बढ़ जाता है। विष्णु अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, साला ये हर्ष भी अच्छे समय पर बदला ले रहा है। इसे भी यही मौका मिला था बदला लेने का। अब बीबी को मनाने से पहले दोस्त को मनाना पड़ेगा। इतना का विष्णु वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त रवि की बातें गूंज रही थी। वो जानती थी कि नबी ने रवि से जो सवाल पूछे हैं उससे रवि कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो रवि को ये यकीन नहीं दिला पा रही थी कि उसने नबी से ये सब बातें नहीं कही। लेकिन उसे पता भी तो नहीं था कि आखिर 3.5 साल की उस बच्ची के दिमाग में ये सब बातें किसने डाली। आखिर किसने कही उससे ये बातें। इतने में नबी कमरे में आती है और कहती है, मम्मा मैंने सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया। नैना मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठाती है और उसे बिस्तर पर बैठाकर प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहती है, बेटा आपसे एक बात पूछूं, लेकिन आपको सिर्फ सही जवाब देना होगा। आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोला तो भगवान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। यह सुनते ही नबी मासूमियत से कहती है, ठीक है मम्मा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नैना कहती है, आपसे यह बात किसने कही कि आपके पापा आपके असली पापा नहीं है, बल्कि आपके पापा कोई और हैं? यह सवाल सुनते ही नबी खामोश हो जाती है। नैना प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, बेबी अभी आपने बोला ना कि आप झूठ नहीं बोलोगे, तो मम्मा को सच सच बताओ, आपसे ये बात किसने कही? नबी सिर झुकाकर कहती है, दादा दादी ने कही मुझे यह बात। ये सुनते ही नैना की बहुएं सिकुड़कर जुड़ जाती हैं। वो हैरान होते हुए कहती है, दादा दादी? पर कौन दादा दादी बेटा? और कहाँ मिले आपको ये दादा दादी? नैना के इन सवालों का नबी कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लेती है। अगले दिन विष्णु ऑफिस जाता है। वो हर्ष को कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन हर्ष ना तो उसका कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही उससे मिल रहा था। इस बात से विष्णु बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर हर्ष अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी नाराज़गी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी रीना आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ है हर्ष? आज पहली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त से इतना नाराज देखा। तुम तो उनसे कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, फिर अब क्या हुआ? रीना की बात सुन हर्ष गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या उसने क्या किया है? अपने फालतू के शक के चक्कर में उसने भाभी को खुद से दूर कर दिया। और जब मैं उसे समझाने गया, दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लगा, तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा। इस बार तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। बहुत हो गया उसका। रीना हर्ष की नाराजगी को देखते हुए कहती है, लेकिन वो माफी मांगने तो आए थे ना, कब तक नाराज रहोगे? हर्ष रीना की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा मूड ठीक नहीं है रीना, जाओ यहाँ से। हर्ष का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। यह देख रीना उसके करीब आ जाती है और उसे शरारती निगाहों से देखने लगती है। हर्ष बहुएं सिकोड़ते हुए कहता है, क्या कर रही हो? रीना हर्ष के चेहरे पर एक फूंक मारते हुए कहती है, मूड ठीक कर रही हूँ। हर्ष आगे कुछ कहता उससे पहले ही रीना हर्ष के लबों को अपने लबों के बीच कैद कर लेती है। रीना की महक और उसके बदन की गर्माहट में हर्ष खुद को काबू नहीं कर पाता और रीना के बदन पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े बिस्तर के नीचे पड़े थे और दोनों के बदन एक दूसरे में समा चुके थे। दूसरी तरफ रवि विष्णु के केबिन में आता है और उसके सामने कुछ फाइल रखते हुए कहता है, सर आपके साइन चाहिए। विष्णु उन फाइल्स पर साइन करता है, लेकिन उसकी नजरें न जाने क्यों रवि के चेहरे पर कुछ मायूसी के भाव देख पा रही थी। विष्णु साइन करते हुए कहता है, कुछ हुआ है क्या? विष्णु का सवाल सुन रवि खुद को सहज करने का दिखावा करते हुए कहता है, नहीं तो सब ठीक है सर। विष्णु रवि की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो हुआ है। शायद नैना ने तुम्हें परेशान किया होगा। रवि कुछ नहीं कहता, बस नाम में अपना सिर हिला देता है। विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है भी तो उसे तुम्हें ही सुलझाना होगा, क्योंकि अगर मैं कुछ कर पाता तो अभी तक अपनी प्रॉब्लम सुलझा चुका होता। यह सुन रवि कहता है, सर आप सुरभि भाभी को मनाने की कोशिश तो कीजिए। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं जो आपके बस का ना हो। यह सुन विष्णु मुस्कुरा देता है और कहता है, सुबह से न जाने कितनी दफ़ा उसे कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। जब बात ही नहीं करेगी तो मैं माफ़ी कैसे मांगूंगा उसे? रवि कहता है, सर
तो आप उनसे डायरेक्ट मिलकर आइए, वो आपकी कॉल को इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन जब आपको सामने देखेंगी तो इग्नोर नहीं कर पाएंगी। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं ऐसे गिल्ट लिए बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे सुरभि से डायरेक्ट मिलना चाहिए। इतना क्या विष्णु अपनी जगह से उठता है और रवि की तरफ देखते हुए कहता है, संभाल लेना रवि। रवि हाँ में अपना सिर हिला देता है। विष्णु जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर आता है और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तेजा भागते हुए विष्णु के पास आता है और कहता है, बॉस, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। विष्णु अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहता है, यार कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। लेकिन बॉस, तेजा ने इतना कहा ही था कि विष्णु बोल पड़ता है, मैं सुरभि के घर जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा। इतना का विष्णु कार को वहाँ से आगे बढ़ा देता है। विष्णु की कार सीधा सुरभि के घर के बाहर रुकती है। वो जितना खुश था उतना ज़्यादा नर्वस भी था। वो कुछ पल कार में ही बैठा रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर कार से बाहर निकलता है। वो अपने ब्लेजर की बटन खोलता है, मानो ठीक से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि सुरभि के सामने जाएगा तो सुरभि कैसे रिएक्ट करेगी, कितनी शिकायतें करेगी, कितना नाराज होगी। तभी विष्णु की नज़र घर के दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ से सुरभि बाहर की तरफ आ रही थी। सुरभि को देखते ही विष्णु के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सुरभि से बात करने के लिए काफ़ी उतावला हो रहा था, इसीलिए तुरंत उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सुरभि कुछ कदम बढ़ी ही थी कि उसकी नज़रें विष्णु से टकरा जाती हैं। दोनों ही अपने कदमों को रोक लेते हैं, एक दूसरे को निहारने लगते हैं। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों जैसे खोसे गए थे, लेकिन फिर सुरभि अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ते हुए तुरंत घर के अंदर चली जाती है और जाते ही बंद कर लेती है। सुरभि के दरवाज़ा बंद करने के साथ ही विष्णु अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, कैसे बात करूं इससे। कहीं गुस्से में मुझे दो चार थप्पड़ ना लगा दे। ये हर्ष भी साला अच्छे वक्त पर दुश्मनी निभा रहा है। अगर वो होता तो कोई ना कोई आइडिया जरूर देता सुरभि को मनाने का। अब क्या करूं। ये सब सोचते हुए विष्णु हर्ष को कॉल करता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।